वेलकम इन माय चैनल। माय चैनल इज़ केएनटी एजुकेशन। पहले ध्यान हटाएं फिर ध्यान लगाएं। गुड विशेस फॉर योर हेल्थ। मैं आपका साथी कंदर्प आपके अपने चैनल केएनटी एजुकेशन पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम टेट सीटेट पेट के प्रोस्पेक्टिव से हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे थे। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमने वर्णों को शुरुआत किया है। वर्ण में हमने स्वर व्यंजन को 2 भागों में बांट के पढ़ा। हमने स्वर कितने भागों में बांटते हैं उसके बारे में बात किया। व्यंजन को हमने बताया कितने भागों में बढ़ता है। हमने व्यंजन के 4 भागों में विभाजन कर दिया है, एक सामान, प्रयत्न, घोष, प्राण। अब हमारा जो 5वां पॉइंट है वो है उच्चारण के आधार पर व्यंजन का विभाजन। मैं स्वर का विभाजन ऑलरेडी अपने वीडियो में कर चुका हूँ, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे स्वर और व्यंजन को एक साथ हम यहाँ समाहित करके ज्ञान अर्जित करें, ताकि हमें जब नोट्स पढ़ने बैठे तो हमें एक बार स्वर व्यंजन को समाहित करके पढ़ने में आसानी होगी। तो हमने यहाँ पे हेडिंग डाला कि उच्चारण के आधार पर स्वर और व्यंजन का विभेद। अब जब हम उच्चारण के आधार पर विभेद करते हैं स्वर व्यंजन को मिला के, तो हमारे पास 9 पॉइंट बनते हैं जो हमारा आधार बनता है कि जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि इतने प्रकार से हम इतने उच्चारण स्थान का हम प्रयोग करते हैं वर्णों को बोलने में। अब हमारा सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारे पास कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, दंतोष्ठ है, कंठ तालु है, कंठोष्ठ है, नासिका है। ये 9 चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी वर्ण को उच्चारित करते हैं। वर्ण हमारे पास 52 है, ये तो आप सबको पता ही है। अब आप देखिए कि कंठ में हमारे पास आ हो गया, बड़ा का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा भी आता है, और यहाँ पे हा हो गया। यहाँ पे इसे विसर्ग कहते हैं और इसे आह बोलते हैं, ठीक है। तालु से हम ई, बड़ी, चा वर्ग को पूरा बोलते हैं, और ये तालु वाला सा जिन्हें हम सिटी वाला सा भी बोलते हैं। और या मूर्धा में री आ जाता है, पूरा टा वर्ग आता है, टा, ठा, डा, ढा, णा, और यहाँ सा आ जाता है, इसे हम खा भी पढ़ लेते हैं, और ये रा आ जाता है। फिर दंतोष्ठ में दंत में दंत से पूरा तावर्ग निकलता है, और सा और ला ये भी दांत से निकलता है। ओष्ठ से बड़ाऊ, छोटाऊ, बड़ाऊ पूरा पावर्ग निकलता है, और दंतोष्ठ से वा। कंठ तालु से ए, कंठ ओष्ठ से ओ, औ, नासिका से अंग, अंगा, या, अणा, ना, मा, और अनुस्वार, इसे हम अन पढ़ते हैं। अब आप इसका जो मेन पॉइंट है ये समझने की जरूरत है कि कंठ से हम पूरे वर्णों में कितने वर्ण हैं जिनको हम बोलते हैं। तो 5 2 7 7 2 9, यहाँ पे भी 5 2 7 2 9, यहाँ पे 5 2 7 1 8, यहाँ पे 5 2 7, यहाँ पे 5 2 7, 1 2 2 6। अभी आप देखें कि कंठ से 9 वर्ण, तालु से 9 वर्ण, मूर्धा से 9 वर्ण, दंत से 7 वर्ण, ओष्ठ से 7 वर्ण, दंतोष्ठ से 1 वर्ण बोले जाते हैं, और हमारे कंठ तालु से 2 वर्ण, कंठोष्ठ से 2 वर्ण, और नासिका से हमारे 6 वर्ण बोले जाते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसे भी बनाए जा सकते हैं कि कौन से कितने को मतलब पूछ लिया जाए कि हमारे 52 वर्णों में कंठ से कितने वर्ण बोले जाते हैं, तो वो 9 है। आपने देख लिया। अब हम एक इसमें छूट रहा है स्वर व्यंजन के बाद से, वो है आगत वर्ण। आगत वर्णों के बारे में हम थोड़ा सा जानें कि आगत वर्ण क्या होते हैं, जो बाहरी भाषाओं से सीधा रख लिए गए हैं आगत। तो आगत वर्ण कौन से हैं, ये पूरा इसको भी मिटा दें। तो आगत वर्ण के विषय में हम लोग समझें तो जो हमारा आगत वर्ण है ये सिर्फ हैं कितने, 2। कौन कौन है पहले इसे समझ लें। पहले हम आगत वर्ण का संबोधन जिस नाम से करते हैं वो है अनुस्वार, और दूसरा हम जिसे कहते हैं उसको हम बोलते हैं विसर्ग। अनुस्वार को हम अन लिखते हैं और विसर्ग को हम आह बोलते हैं। इसकी जो मात्रा आती है वो ऐसे आती है, और इसकी जो मात्रा बनती है वो 2 बिंदी के तौर पे होता है। आह का प्रयोग ज़्यादातर आप संस्कृत में देखते होंगे, लेकिन आगत वर्ण है तो हिंदी का भी पार्ट बना है, कभी कभी आपको देखने को मिलता होगा।
जैसे दुख, जैसे निसंकोच बोलते हैं इन्हें, तो सीटी सा, तो ये भी बनाया जा सकता है। ठीक है, और अब हमने पढ़ लिया। अब हम दो ऐसे शब्दों को और विषय में जानेंगे कि जिसे हमें जानना बेहद नितांत आवश्यक है, तभी उसके बगैर हम ये कह सकते हैं कि हमारा वर्ण कंप्लीट हुआ। उससे पहले हम एक विषय और को जान लें कि हमने क्या देखा कि वर्ण तो हमारे थे स्वर 11 और व्यंजन हमारे जो थे वो हो गए 39, और आगत जो वर्ण थे इनको काउंट किए 2, तो टोटल जो हमारे बन गए वो 52 वर्ण बन गए। 52 वर्णों का हमने ज्ञान कर लिया। अब इसमें दो ऐसे शब्द हैं जिन्हें आप लोग को जानना जरूरी है। वो दो शब्द क्या हैं, आप उन्हें समझिए। पहला जो शब्द आपको सुनने को मिलता होगा वो होता है अनुनासिक, अनुनासिक। और दूसरा जो आपको मिलता होगा चीज़ें वो होता है अनानुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक। इसमें जो हमारा श्वास होता है ये मुख प्लस नाक दोनों के द्वारा बोले जाते हैं। जैसे आप चांद, तो इसे ही अनुनासिक कहेंगे। जैसे आपने लिखा दांत, चंद्रबिंदी, जहाँ पे भी दांत में आँख, तो जहाँ पे ऐसे चंद्रबिंदी का प्रयोग होता है वो सब अनुनासिक होते हैं। इसमें मुख से भी इसको बोलते आँख, तो मुख का भी प्रयोग हो रहा है आ में और नाक का भी प्रयोग हो रहा है, इसलिए हम इसे अनुनासिक। और अनुनासिक में जो हमारी श्वास होती है वो सिर्फ और सिर्फ मुख से बोली जाती है। इसमें हमारे समस्त सिंगल वर्ण आ जाते हैं। का हो गया, बड़ा का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, इवन जितने भी हैं सब कुछ इसी में आ जाते हैं। अब जो वर्ण में हमें जानने की ज़रूरत है, हमें 3 शब्द हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है, और ये हमेशा हमारे दिमाग में कभी न कभी चुभते ही हैं। वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, और ध्वनि क्या है। ये 3 चीज़ें हैं जो हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि हम, जैसे मान लीजिए कि हमने का लिखा, तो ये का एक ध्वनि है, का अक्षर है, का वर्ण है, क्या है, ये सारा दिमाग में है। तो आप ये समझिए, जैसे ये का हो गया, तो का में कितने अक्षर हैं, तो का में 2 अक्षर हैं। मैंने बोला था कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के बोला नहीं जा सकता। स्वर के सहारे से ही व्यंजन के, बिना स्वर के बोला नहीं जा सकता व्यंजन कोई भी। तो अब आपने देखा तो ये 2 इसमें क्या हो गए, अक्षर। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो का क्या है, एक वर्ण है, एक सिंगल वर्ण के तहत आ रहा है, तभी तो 32 वर्ण गिने जा रहे, 52 वर्ण गिने जा रहे थे। तो का को बोलने के बाद जो ध्वनि का द्योतक है वो तो ध्वनि है ही, जो लिपि का बोधक है ध्वनि, मतलब सुनने, ये सुनने, ठीक है। और जो रचना या संरचना कहिए, जब संरचना के विषय कैसे लिखा जाए तो इसका जब आए तब अक्षर का संकेत करेगा, और वर्ण लिपि से संबंधित है। जब किसी भी चीज़ को लिपिबद्धता दी जाती है, लिपि के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाता है, तो ये वर्ण कहलाएगा। मतलब एक ही चीज़ को आप ऐसे समझिए कि का एक वर्ण है, ये ध्वनि देवनागरी लिपि का है, और एक अक्षर है, इसकी संरचना है, तो ये का अक्षर संरचना से बोधक हो गया, और ध्वनि तो एक सुनने में आया है। तो मतलब ये सुनने का विषय है, ये
लिखने का विषय है, लिखने, पढ़ने, बोलने, और यही सेम विषय इसका भी रख रहा है। मतलब वर्ण में भी लिखने, पढ़ने, बोलने का काम होता है, लेकिन सुनने की जब बात आए का क्या है सुनने का, तो ध्वनि के आशय पे आप चले जाएंगे। इस आधार पे हमने वर्ण को पूरी तरह से आपके सामने प्रस्तुत किया। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा, जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि हम वर्ण पढ़ेंगे, वर्ण से शब्द पढ़ेंगे, शब्द के बाद वाक्य पढ़ेंगे, क्योंकि वर्णों से मिलकर शब्द, शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं, और वाक्यों से मिलकर हमारे लोकोक्तियाँ बनती हैं, मुहावरे बनते हैं, बहुत सी चीज़ें बनते हैं, पूरा वाक्य पद्यांश में आके कन्वर्ट हो जाता है। हम अपने इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा शब्द, और उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी नेक्स्ट वीडियो से प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच।